अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। थर्ड करोड़ के संग संग रेसिपी स्मिल का नावल इसकी किस नंबर दूसरी के साथ हम लोग हाजिर हैं। थोड़ी सी स्टोरी मैं इसकी बता देती हूँ कि आफरीन जो है उसको उसके मंगेतर के साथ उसकी दूसरी बहन एंगेजमेंट कर रही होती है, तो उससे बदला लेने के लिए अब उसी लड़के के साथ जिसकी वो एंगेजमेंट करती है, उसका एक मामू है जिसके साथ वो अब शादी की दरख्वास्त करती है उसको तलाश करके, तो वो अब उससे शादी करने के लिए तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या वो वाक़ई ही उससे शादी कर लेता है या नहीं करता, या वाक़ई ही वो वही बंदा है या किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ जाती। अगले एपिसोड स्टार्ट करते हैं फिर। आफरीन ने टैक्सी की और यज़दानी रेजिडेंसी पहुंच गई। इस वक्त यज़दानी साहब अपने काम पर जा चुके थे। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगती अपने कमरे की तरफ भागी और अपना बर्थ सर्टिफिकेट लिया। जब वो वापस लिविंग रूम में आई तो आबिश को स्टडी रूम से बाहर आते देखा, जो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट साथ साथ उठाए बाहर आ निकली थी। आबिश ने आफरीन के निखरे निखरे गोरे चेहरे को देखा। तो तुम आखिरकार वापस आ गई, आफी मेरी बहन। कल जो कुछ हुआ इस पर मैंने अभी तक तुम्हारे लिए परेशान हूँ। एक शर्मशारी का तासुर आबिश के चेहरे पर बिखरा। ये वाकई तुम्हारे साथ सच्चा नहीं है। तुम किसी को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। आफरीन ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। बस करो, बस। क्या तुम अपनी अदाकारी बंद कर सकती हो? जबकि अब यहाँ मेरे सिवा कोई तुमको देखने वाला नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, आफी। आबिश ने होंठ काटे। इसके आंसू गालों पर बहने लगे। मैं सिर्फ तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स देना चाह रही थी। आइंदा से मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगी जो कंपनी से मुंसलिक होगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैं तुमको देना चाह रही। जैसे ही वो ये कह रही थी, साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी आफरीन के हाथ में दिए। आफरीन को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने लाशौरी तौर पर हाथ से धकेलकर डॉक्यूमेंट्स दूर किए, जिस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिरकर फर्श पर बिखर गए। ये तुम लोग क्या कर रही हो? अचानक ही सालिया यज़दानी सीढ़ियां उतरती नीचे आई और हैरानी से फर्श पर गिरे डॉक्यूमेंट्स देखे। साथ ही आबिश को, जो आंसुओं से तर चेहरा लिए नीचे झुकी कागज समेट रही थी। ये कंपनी के वही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो तुम्हारे डैड ने तुमको दिए थे। सालिया हैरानी के साथ गुस्सा हुई। इस पर गुस्सा मत करें मॉम, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। फक चेहरे के साथ आबिश ने जल्दी से सफाई पेश की। आफरीन ने मुझसे कहा था कि कंपनी के मामलात से दूर रहो और ये डॉक्यूमेंट्स मैं उससे दे दूं। मैं वाकई में ये डॉक्यूमेंट्स उसे देने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन ये यकीनन अयीज़ वाले मामले की वजह से नाराज है। सो आबिश रुक गई और माँ को मासूमाना अंदाज में देखा। बहुत खूब, अच्छी कहानी घड़ लेती हूँ। आफरीन ने आबिश की अदाकारी को तंजिया सराहा। शट अप। सालिया ने आफरीन को देखा। किसने तुम्हें ये हक दिया कि कंपनी के मामलात में हाथ डालो? ये मेरे और तुम्हारे डैड का ख्याल था कि आबिश को ये डॉक्यूमेंट्स दें। आबिश आने वाले हफ्ते से ऑफिशियली कंपनी का मैनेजर बन जाएगी, इसलिए बेहतर होगा अपना रवैया इसके साथ दुरुस्त रखो। आफरीन कुछ पल तो बोलने से कासिर हो गई, फिर बोली तो लहजा तंजिया था। अगर बात तालीम और तजुर्बे की है तो मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ। 1 साल से ज़्यादा अरसा कंपनी के लिए दिन रात काम करने के बावजूद भी मैं अभी तक मैनेजर की कुर्सी नहीं पहुँच पाई। तो इसको क्या हक पहुँचता है जो आते ही मैनेजर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया? मॉम, मेरे लिए बेहतर है कि मैनेजर का पोस्ट पोस्ट छोड़ दूँ। मैं अपना रिश्ता आफरीन से बर्बाद करना नहीं चाहती मॉम। आबिश ने अचानक से रोते हुए माँ को देखा। सालिया को ये सुनकर दिली रंज हुआ। देख लो, आबिश कितना बहनापे की वजह से तुम्हारा ख्याल करे, और एक तुम हो। तुम बहुत ही छोटी ज़हनियत की लड़की हो, जो बहन से हिसाब करे। तुम भी मैनेजर की पोस्ट के लायक नहीं हो। कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर ये इसने तुम्हें मुस्तरद करके आबिश को चुना। उसकी माँ के ज़ालिमाना अल्फाज़ आफरीन के दिल पर कोड़े की तरह बरसे। दोनों ही उसकी बेटियां थीं, लेकिन फिर भी सालेहा आबिश की बात पर ज़्यादा यकीन कर रही थी और इसकी सारी तवज्जो भी आबिश की तरफ ही थी। आफरीन बचपन से ही इनके साथ थी। क्या वो इसके किरदार से नावाकिफ थी? कल से जो कुछ भी हुआ था उसे एक आम मामला समझा गया था। किसी ने भी आफरीन को तसल्ली नहीं दी थी। क्या वो इंसान न थी? आफरीन के शरियानों में गुस्सा की लहरें दौड़ने लगी। उसे इतना शदीद गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। वो 2 कदम पीछे हटी। ठीक है, अगर मैं मसले का सबब बन गई हूँ, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर हल है। बात खत्म करते ही वो दाएं तरफ वाले अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस उठाया और जल्दी जल्दी इसमें कपड़े घुसाए। आबिश की आवाज़ दरवाजे के बाहर से सुनाई दे रही थी। मॉम, आफरीन पागल हो चुकी है। हमें इसके यूं छोड़ के जाने के मसले पर बात करनी चाहिए। तुम इस तरह की इसके बर्ताव पर परेशान मत हो। वो ऐसी ही है। अम्मी जी के साथ लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। देख लेना, 2 ही दिन में वापस आ जाएगी। तुम चलो मेरे साथ बाजार, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने हैं और जब की शादी भी करीब है। सालेहा ने सारा कसूर अपनी सास पर डालकर आबिश को तसल्ली दी थी।
यहाँ तक कि आवाज़ आनी कम हो गई और ख़त्म हो गई। एक बड़ा-सा आँसू गिरकर आँसुओं का कतरा आफ़रीन की आँख से निकलकर गाल भिगोता हुआ हाथ में थामे कपड़ों में जज़्ब हो गया। उसने बेदर्दी से अपने आँसू पोंछे और बैग बंद करके उसे घसीटती हुई सीढ़ियाँ उतर आई। कार पार्किंग में खड़ी अपनी कार में सूटकेस डाला और वहाँ से निकल आई। इस समय उसे लगा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। क्यों? इसके साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहे थे सब लोग, जब उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर सख्त हुई। आंखों में बेचैनी का तासुर बढ़ने लगा। 40 मिनट बाद आफरीन ने उस आदमी के वजूद की झलक देखी, जो रजिस्ट्री ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर खड़ा था। आदमी देखने में काफी स्मार्ट और पुरकशिश था। साफ सुथरी शुदा सफेद शर्ट, साफ इस्त्री शुदा सफेद टी शर्ट पर ब्लैक ट्राउजर पहने हुए था। वो लंबा और हट्टा-कट्टा था। उसकी आंखों में चुंधिया देने वाली चमक थी। कार एक जगह पार्क करके वो भागते हुए इसके पास पहुंची। तो आप वाकई में आ गए। लड़की की आवाज़ खुशी और हैरत से उभरी हुई थी। शहराम सूरी आवाज़ सुनकर मुड़ा और उसे तनकीदी नज़रों से देखा, जो कल के कपड़े ही पहने हुए थी और उसके वजूद से रात के पिए हुए अल्कोहल की बू आ रही थी। तुम नहाई नहीं हो? उसने नाकाबंदी से पूछा। आफरीन उसके जुमले पर सख्त शर्मिंदा हुई। मैंने रात को बहुत ज़्यादा पी थी, तो जब घर पहुंची तो गाफिल हो गई और सुबह इतनी जल्दी थी कि जब उसने आदमी के चेहरे पर नागवारियत के तासुरात देखा तो जल्दी से सफाई पेश की। आज के दिन सिर्फ इत्तेफाक है, वरना मैं रोज़ बात लेती हूँ और खुद को साफ सुथरा रखती हूँ। वह इसके तासुरात को जांच कर बोली थी। ये एक नॉर्मल बात थी, बल्कि डिम लाइट के अंदर एक पुरकशिश और वजीह आदमी को ढूंढना। उसने बिल्कुल भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी कि दिन की रोशनी में वो आदमी कैसा दिखेगा। इसकी उम्मीद ही उसे नहीं थी कि आदमी इसका पुरकशिश पुरकशिश और दिलफरेब दंग कर देने वाले नकोश का मालिक होगा। इसका रंग बहुत साफ था और स्किन मुलायम थी। आफरीन ने ये बात नोट की कि कुछ औरतें जो इस वक्त रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर मौजूद थीं, इनकी तवज्जो का मरकज ये वजीह शख्स है। कितना हैंडसम मर्द है। औरत के साथ खड़े आदमी ने कहा, लड़की भी तो बहुत प्यारी है। ये सच है, दोनों की जोड़ी खूबसूरत है, जैसे दोनों ही एक दूसरे के लिए बनाए गए हों। इनके बच्चे भी इन दोनों की तरह यकीनन बहुत खूबसूरत होंगे, हमारे की बच्चों की तरह कमसूरत नहीं। जब ये गुफ्तगू शहराम के कानों तक पहुंची तो उसने सीधा कह दिया, हमको बच्चे नहीं होंगे। आफरीन के पास कहने को कुछ नहीं था। वो दंग खड़ी सुन रही थी। शहराम ने कहा, हम में 3 साल बाद तलाक होगी। मैं तुमको इतने पैसे दूंगा जो तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे। ऑल्सो मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिलना नहीं चाहूंगा। उसके बारे में अभी से अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमको ये डील मंजूर नहीं तो तुम जा सकती हो। आफरीन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल पर ज़रबे लगा रहा हो। वो ये समझ बैठी थी कि वो गुज़रे शब इससे पहले ही नज़र मोहब्बत कर बैठा होगा। उसे बिल्कुल भी बुरा न मनाया कि वो इससे पहले ही नज़र में मोहब्बत क्यों ना कर सका। इसे खुद की सलाहियतों पर यकीन था कि इन 3 सालों के दौरान वो इसका दिल जीत लेगी। उसे सिर्फ़ ये इसकी मामी बनने की जल्दी थी। ठीक है, मंज़ूर है। जब वो रजिस्ट्री ऑफ़िस में दाखिल हुई तो पहले दोनों की तस्वीरें खींचेंगे। कैमरामैन जो काफ़ी देर से दोनों के किसी भी किस्म के तासुरात से खाली चेहरे देखकर तंग आया हुआ था, झुँझलाकर आखिरकार बोल ही पड़ा। क्या आप दोनों एक-दूसरे के करीब नहीं हो सकते? और प्लीज़ मुस्कुराएँ। शहराम के चेहरे पर बेसब्री का तासुर था, जैसे वो जान जल्दी छुड़ाना चाहता हो। आफरीन ने उसे देखा और उसके बाजू को अपने हिसार में लेकर करीब हुई और मुस्कुराते हुए कैमरामैन से बोली, इनके चेहरे के असाब को तक नुकसान पहुंचा था। इनके चेहरे के असाब मफलूज हो चुके हैं। आप इनको मुस्कुराने पर मजबूर मत करें। जाने दें। इतनी गहरी इंसल्ट। शहराम ने उसे एक सर्द घूरी से नवाजा। लड़की के होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। तुम्हारे लिए बेहतर है बात मत करो। आफरीन ने उसके कान में खुसर-फुसर की। जब वो उसके करीब खड़ी थी, उसकी खुशबू उसके कानों से गुजरती नाक से होती पूरे वजूद को जैसे गुदगुदा कर गई थी। शहराम साकित रह गया, लेकिन कहा कुछ नहीं, बल्कि खामोश रहा। कैमरा मैन को इस पर बहुत तरस आया था और वो उसे हमदर्दी से देखने लगा। ये वाकई बदकिस्मती थी। इस कदर दिलकश दिखाई लेने वाला आदमी चेहरे के तासुरात देने से महरूम था। तस्वीर खिंचवाने के बाद दोनों फर्स्ट फ्लोर पर गए और निकाहनामा रजिस्टर करवाया। जब शहराम ने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर खाना पूरी करवाई तो बाफरीन को इसका असल नाम पता चला, शहराम सूरी। जबकि इसकी माँ की कास्ट दुरानी थी, तो इस हिसाब से उसके मामू की ज़ात भी दुरानी होनी चाहिए थी। वो सख्त हैरान हुई और हैरानगी से बोली, आपकी कास्ट सूरी क्यों है? हम्म। शहराम जो सर झुकाए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहा था बिल्कुल नहीं समझा कि इसकी बात का क्या मतलब है। इसने सरसरी सा जवाब दिया, मैंने अपनी मॉम की कास्ट इख्तियार की थी। ओह! आफ़रीन बिलाख़िर इसकी बात समझ गई और कुछ देर के लिए डर गई थी कि कहीं इससे शनाख्त में गलती तो नहीं हो गई।
वो तो उसे अय्यज की मामू समझकर फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिमाग के किसी कोने पर सुर्ख होती झिलमिलाई कहीं न कहीं कुछ गलत ज़रूर था। 10 मिनट बाद निकाहनामा की सनद हासिल हो गई। आफ़रीन को दिल में दुःख की शदीद चुभन महसूस हुई, लेकिन इस वक़्त वो यकीनी तौर पर इसको समझ नहीं पा रही थी। बचपन से ही उसने फ़र्ज़ कर लिया था कि वो बड़ी होकर अय्यज से शादी करेगी, लेकिन तवक्कुआत के बरख़िलाफ़ इसकी शादी ऐसे शख़्स से हुई जिससे वो सिर्फ़ एक बार मिली थी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, सो मैं चलता हूँ। शहराम ने एक सादा कागज़ पर अपना नंबर लिखकर इसे जाने से पहले देना ज़रूरी समझा। वेट अ मिनट। आफ़रीन ने अपने हवासों में वापस आते ही जल्दी से उसे रोका। अब जबकि हम शादीशुदा हैं और हमें साथ रहना चाहिए। उकता देने वाला तासुरात के साथ शहराम ने जवाब दिया, मैं किसी गैर के साथ रहना पसंद नहीं करता। मैं कोई गैर नहीं हूँ, आपकी कानूनी बीवी हूँ। जब तक हमें 3 साल बाद तलाक होगी तब तक तो हम साथ रह सकते हैं। हाथ में निकाहनामे की कॉपी को झुलाती हुई मुंह बनाकर आफरीन ने उसकी नरम दिली से फायदा उठाना चाहा। मैं वाकई काफी दुखी हूँ। जब से मेरी खोई हुई बहन मेरे वालिदैन को वापस मिली वह मुझसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अब जबकि मुझे घर से निकाल दिया गया है तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो तुम कोई किराए की जगह भी ले सकती हो। शहराम ने लापरवाही से कहा और आगे चल दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ हबी। आफरीन अचानक ही चीख चीख कर रोने लगी और आगे बढ़कर इसके बाजू को अपने हिसार में ले लिया। मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा। आफरीन के इस तरह रोने पर चिल्लाने पर रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर कई जोड़ों की नजरें इन दोनों पर उठ गईं। शहराम के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। शहराम को इससे शादी पर सख्त पछतावा हुआ। फाइन, मैं जिडाइट बे में रहता हूँ, खुद ही चली जाओ। शहराम बेबस हुआ और साथ ही नरमी से उसे तंबीह की। तुमको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, तुमको मेरे कमरे में आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। अंदर ही अंदर आफ़रीन खुश हो गई। उसे यकीन था मुस्तक़बिल में उसके कमरे तक भी पहुँच जाएगी। वैसे फ़िदी को परेशान मत करना, शहराम ने हिदायत दी। फ़िदी? आफ़रीन की आँखें हैरत से पूरी खुल गई थीं। तुम्हारा पहले ही एक बेटा भी है? शहराम ने इसकी हैरत पर आईब्रो उठाकर उसे नासमझी से देखा। इसका अच्छा सा ख़्याल करना। अपना जुमला मुकम्मल करके वो लापरवाही से उसे देखे बगैर आगे बढ़ गया। आफ़रीन को इतना सदमा हुआ कि वो शहराम के पीछे जाना भूल ही गई। अगरचे उसने अपने आप को किसी ऐसे शख्स से शादी करने के लिए तैयार कर लिया था, जिसे वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो किसी की सौतेली माँ बनने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो 1 घंटा तक रोड साइड पर गुमसुम खड़ी रह गई। अपने मुतज़ाद मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करती रही। यानी एक तरफ यज़्द की मामी और दूसरी तरफ से एक बच्चे की सौतेली माँ। बिलाखिर वो अय्यज़ के मकरूह ख़्याल को झटक कर सिर्फ़ बच्चे की सौतेली माँ के ख़्याल पर ठहर गई और भागती हुई माल पहुँची और बच्चों के खिलौने की दुकान में दाख़िल हो गई। फ़िदी नाम से यकीनन लड़का होगा। ये यकीन करके उसने सारे खिलौने, सा चॉकलेट्स, स्नैक्स लिए और गाड़ी चलाकर मतलूबा अपार्टमेंट तक पहुँची। काफ़ी सारी चीज़ें लेकर एक गहरी साँस भरकर वो दरवाज़े के सामने खड़ी हो गई। उसने पासवर्ड लगाया तो दरवाज़ा धीरे से खुल गया। एक दोस्ताना मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। हाय फ़िदी। एक मोटी बिल्ली जिसका जिस्म सफ़ेद और कान हल्के पीली रंगत के थे, निहायत सुस्ती के साथ सोफ़े पर नीम-दराज़ थी। आफ़रीन ने हैरत से आँखें फेर गईं उसकी। उसने आँखें झपक-झपक कर देखा। फ़िदी? बिल्ली ने अपने जिस्म को खींचा और जंप लगाकर सोफ़े से नीचे आई। उसके पैरों के गिर्द चक्कर लगाने लगी और जो खिलौने आफ़रीन ने थामे हुए थे, उसे सूंघने लगी। जब उसे ये पसंद नहीं आया, तो मायूस होकर वापस सोफ़े पर जाकर लेट गई। आफ़रीन हैरत से दंग रह गई। शहराम को वज़ाहत तो देनी चाहिए थी। उसने पिछले चंद घंटे में इस फ़िक्र में कुढ़-कुढ़ कर गुज़ारे थे कि वो किसी की सौतेली माँ है। बेबसी का एहसास इस पर शदीद शिद्दत से ग़ालिब आया था, लेकिन अब मोटी प्यारी सी बिल्ली को देखकर उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो गई थी। वो चंद कदम आगे बढ़ी और बिल्ली के गाल पर हल्के से पंच मारा। लेकिन बिल्ली बरक़ रफ़्तारी के साथ भागते हुए मास्टर बेडरूम में चली गई। ये मास्टर रूम वही था जहाँ अभी वो कदम रखने के काबिल नहीं थी। आफ़रीन ने अपनी इस कदर तौहीन पर सर दाँत खींचे और नज़रें घुमाकर घर का जायज़ा लेने लगी, जहाँ 3 बेडरूम्स और 2 लिविंग एरिया थे। 3 रूम में से एक शहराम का बेडरूम था, दूसरा गेस्ट रूम था और तीसरा स्टडी रूम था। घर के अंदरूनी हिस्से को कम से कम जदीद अंदाज में सजाया गया था, जिसमें स्याह, सफ़ेद और सुरमई
को उसकी मरकज़ी रंग स्कीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये आंखों को बहुत भला लग रहा था, लेकिन दूसरे ही वक्त एक सर्द और बेचैन माहौल का तासुर भी दे रहा था। तज़ीन और आराइश में ज़्यादा लागत नहीं आई थी। क्या ये वाक़ई भी अज़ीज़ के मामू की रिहाइशगाह थी? उस शख्स को एक कामयाब कारोबारी शख्स समझा जाता था, लेकिन अब इसकी रिहाइश इसकी बताई हुई शख्सियत के बिल्कुल उलट थी। रिहाइश के एतबार से ये एक सादा मिजाज शख्स का घर लग रहा था। स्टडी रूम में शेल्फ किताबों से भरे हुए थे, जहाँ कानून के मुतालिक किताबें, साइंस ऑफ लॉ, द लॉ सोसाइटी गेजेट और आर वी स्लेव्स टू आवर रीजन्स जैसे बुक्स की भरमार थी। जैसे कुछ गलत महसूस हुआ। क्या ये मुमकिन था कि ये आदमी इसका मामून नहीं था? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। फ़रिया बहुत सी बातों में लापरवाही कर सकती थी, लेकिन इस जैसी संजीदा बात में लापरवाही नहीं कर सकती थी कि ये आदमी गलत बात इस आदमी का पता गलत दे दे। वो मुमकिन तौर पर गलती नहीं कर सकती। ठीक है, हद से ज़्यादा सोचें आफ़रीन को मार रही थी। तंग आकर उसने फ़रिया का नंबर मिला दिया। क्या तुमको यकीन है कि ये आदमी इसका मामू ही है? बिल्कुल, मैंने अपने भाई फ़ारिस से सुना था। उसने इसके साथ एक बार खाना भी खाया है। आफ़रीन ने ये सुनकर बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कहीं मैंने गलत आदमी से तो नहीं शादी कर ली। ओह गॉड! क्या तुमने वाक़ई में शादी कर ली है? दूसरी तरफ से फ़रिया तो एक जगह पर सुन बैठी रह गई। ये वो क्या सुन रही थी? क्या वो वाक़ई आया था? हाँ, वो इतना ही कह सकी। दूसरी तरफ से फ़रिया रोने लगी। हम दोनों में वादा हुआ था कि हम एक-दूसरे को एंजेल बनेंगी। कैसे तुम मुझे इस तरह पलक झपक में छोड़ सकती हो? अल्फ़ाज़ जैसे आफ़रीन के हलक में फँस गए थे। ठीक है, तुम दोनों अब मुझे ट्रीट तो दे सकते हो। हम दोनों में अभी ठीक से बात भी नहीं हुई। आफ़रीन को कुछ पता नहीं था वो शहराम के मुतालिक क्या बोले। क्या तुमने वाक़ई खूबसूरत आदमी चुना, लेकिन मोहब्बत करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है आफ़ी। फ़रिया को इससे दिली हमदर्दी थी और इसकी फ़िक्र थी। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी शुगर कोटेड गोलियों के आगे खुद ही सरेंडर हो जाएगा। मुझे भी यकीन है। फ़ोन रखने के बाद वो गाड़ी भगाकर करीबी सुपरमार्केट पहुंच गई। ये नया घर काफ़ी सर्द और खाली-खाली था। इस काबिल नहीं था कि उसे घर कहा जाता। उसे वाक़ई तब्दीली की ज़रूरत थी। जिनिंग्स सोलिसिटर्स 4 बजे का वक़्त। मैं शहराम अपने ऑफ़िस में बैठा दस्तावेज़ के पलंदे की वरगर्दानी में मशगूल था, जब शीश हारिस ने ऑफ़िस में कदम रखा। शादी मुबारक हो। क्या तुम अपनी वाइफ़ के साथ हमारे साथ डिनर कर सकते हो? ऐसा नहीं कि तुमको मेरी शादी की असल वजह मालूम नहीं। शहराम ने सर उठाए बगैर ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखें दस्तावेज के अल्फाज पर चिपकी हुई थीं। तुम सच में मोहब्बत के मुतज़ाद हो। मैंने सुना है कि आफरीन यसानी काफ़ी खूबसूरत लड़की है। क्या तुम इसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं रख सकते? शीश बहुत ही पुरजोश नजर आ रहा था। वो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा, उसकी मुतजस्सिस नजरें मुसलसल अपने दोस्त के तासुरात का मुताला कर रही थी। शहराम बिल्कुल खामोश रहा, लेकिन शीश की बात के साथ ही उसके तस्वर में छम से उस लड़की की सूरत आई थी। नरम मुलायम जिल्द, दूध जैसी रंगत और उसका चेहरा ऐसा था जैसे खिलता हुआ फूल। ताहम इसका बेशर्माना रवैया, उसके ज़हन के पर्दे पर इसका रवैया आया तो जैसे झुरझुरी आ गई। खुद को सोचों की भंवर से निकालकर उसने शीश की बात की नफ़ी की। मैंने अनगिनत खूबसूरत औरतें देखी। सच कहूँ तो अगर तुम अपने बड़ों की तरफ से तय की गई शादी से इनकार न करते तो मेलबोर्न की ये मामूली लड़की तुम्हारी बीवी कभी भी न बन सकती। सच में ये तुम्हारे स्टेटस से मेल नहीं खाती। शीश ने एक मैनी खेज सांस भरी। तो इसका मतलब एक मशहूर और नाकाबिल शिकस्त अफ़सानवी किरदार वापस आ गया है। एक छोटे मेलबोर्न जैसे शहर में तुम कैसे काम कर रहे हो, जो तुम्हारी तबीयत के मुवाफ़िक नहीं। एक गरीब आदमी की तरह रहने मेरे लिए वाक़ई एक तजुर्बा है। वह सकूत से गोया हुआ। ओह शीश! शीश के होंठों से शहराम को चिढ़ाने वाले अंदाज में ओह निकला। ये दुनिया काफ़ी गैर मुनसिफ़ाना है। हालाँकि हम दोनों ने ही साथ ग्रेजुएशन किया था, लेकिन पहले तुम ही टॉप चोटी पर चढ़ गए थे। ये सब हमारे दिमाग की सलाहियत पर इन्हिसार करता है। शान ने अपनी बेनियाज़ निगाहें उठाते हुए जवाब दिया। शीश ने इतनी तसदीर पर दाँत पीसे। मतलब वो कुन सहन था, शहराम की नज़र में। वाह! अच्छा बस, भूल जाओ, शीर्ष ने बात टाली। अब एक एहसान करो, आज रात कंपनी के सब वकीलों के साथ डिनर करो। हुँ, शहराम ने जवाब दिया। तभी इसके फ़ोन की बीप हुई थी, साथ ही नोटिफ़िकेशन ज़ाहिर हुआ था। इसने फ़ोन उठाकर आने वाला टेक्स्ट देखा, जो शहरीन के नाम से था। "अभी दिस इज़ ऑफरिंग।" शहराम नहीं जानता था कि क्या जवाब देना चाहिए। उसने भौं के दरमियानी हिस्से को सहलाया और मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। "अभी, क्या तुम डिनर पर घर आओगे?" आफरीन ने 1 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज भेजा था।
शहराम, नहीं और मुझे इस तरह से मत बुलाओ। शहरीन, ठीक है फिर, मैं तुमको शान बुलाऊंगी। ये बहुत क्यूट नाम है। उसे समझ नहीं आया था कि क्या कहें। रात के वक्त कोर्टयार्ड स्टाइल का रेस्टोरेंट जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, काफी लोगों का ग्रुप मिलकर डिनर एंजॉय कर रहे थे। बुकला का एक ग्रुप आपस में एक नए केस पर तबादला ख्याल कर रहा था जो ताज़ा ही उसकी फर्म ने लिया था। शहराम बिल्कुल गायब दिमागी से इनकी बातें सुन रहा था जब अचानक ही इसके सेल पर नोटिफिकेशन की बेल बजी। आफरीन ने एक तस्वीर भेजी थी। नरम सर्द रोशनी में एक तवाना बिल्ली खुश्क मछली का टुकड़ा खा रही थी। शहरीन, शान, हम दोनों के लिए परेशान मत होना। मैंने छोटी फिदी का बहुत अच्छा ख्याल कर रही हूँ। शहराम गुस्से से हनकारा बनकर रह गया। लालची बिल्ली को आसानी से रिश्वत दे दी गई थी। रात के 9:30 हो चुके थे। दरवाजे पर पास कोड लगाकर उसे खोला गया। जैसे ही कदम घर में रखा, शहराम जैसे एक पल को अपनी जगह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर मुकम्मल नए सिरे से बनाया गया हो। काले रंग के चमड़े के सोफे, मोर के पंख जैसे नीले रंग के कुशन कवर से सज गए थे। सफेद रंग की लकड़ी की डाइनिंग टेबल लहरेदार ग्रीन टेबल कवर से ढकी हुई थी। इसके ऊपर एक शीशे का गुलदान जिसमें गुलाबी हाइड्रेट इंजास झाड़ी नुमा पौधा एडजस्ट था। चलें जी मेंबर्स, अभी तो वो मेरा ख़्याल में इनकी कहानी अब स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में किसी और नावल के साथ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई किस्त के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।